नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मुकेश, आपका अपना YouTube चैनल एक्सेलेंस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बार पुनः मैं आपके सामने अपना नया सेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। किंतु नए सेशन प्रारंभ करने से पूर्व मैं चाहूँगा कि पूर्व की भांति इससे पूर्व के जो सेशन गुलाम वंश से संबंधित था, उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, इसके संबंध में पूर्व में हमने जानकारी प्राप्त की है कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। दूसरा प्रश्न है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था। तो इसके संबंध में भी हमने जानकारी प्राप्त की है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। तीसरा प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि किस सुल्तान की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुछ अन्य प्रश्न इस प्रकार हैं कि तुर्कान ए चिहलगानी किसने बनवाया था। तो दोस्तों, तुर्कान ए चिहलगानी जो कि 40 गुलाम सरदारों का संगठन था, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। अन्य प्रश्न जो इस प्रकार हैं कि प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी। तो दोस्तों, प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया बेगम थी और यह प्रथम शासिका भी थी। इसी प्रकार सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने चलाई थी। तो दोस्तों, सिजदा और पैबोस की प्रथा बलवन के द्वारा चलाई गई थी। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि पूर्व के सेशन से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसे आपने तैयार कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना विलंब किए हुए मैं चाहूंगा कि अपना नया सेशन प्रारंभ करूं। दोस्तों, आज का सेशन खिलजी वंश से संबंधित है। आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक था। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक था। इस वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे और जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक था। और खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर की गई थी। शमसुद्दीन क्यूमर्स जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था, इसकी हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक किलोखरी महल में हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलोखरी महल में करवाया था और किलोखरी महल को ही उसने अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन खिलजी का राजधानी किलोखरी था। सत्ता प्राप्त करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मणिपुर का सूबेदार नियुक्त किया। दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी जब सत्ता ग्रहण किया
तो उस समय उसकी आयु 70 वर्ष की थी, अर्थात वह एक वयोवृद्ध पुरुष था। और उन्होंने शासन प्रशासन चलाने के लिए उदारवादी नीति का अनुपालन किया, जिसके कारण उसके दरबार में जो खिलजी प्रभावशाली वर्ग थे वह उनके विरोधी हो गए, क्योंकि उनकी दृष्टि में सुल्तान की नीति यथार्थवादी नहीं थी। उस समय बलवन की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी की अयोग्यता और निर्बलता के कारण राजपद की गरिमा धूमिल हुई थी। साथ ही आंतरिक विद्रोह भी काफी अधिक बढ़ गया था। दूसरी ओर पश्चिम क्षेत्र से मंगोलों का भी आक्रमण होने लगा था। अतः उस समय ऐसे शासक की आवश्यकता थी जो कि अपना शासन कठोर नीति के अंतर्गत चलाए। अतः इनका जलालुद्दीन खिलजी की उदारवादी नीति उन्हें, जो कि प्रभावशाली खिलजी वर्ग थे, उनको पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ जो युवा खिलजी वर्ग थे उन्होंने भी जलालुद्दीन खिलजी का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह उच्च पद प्राप्त करने के आकांक्षी थे। और जलालुद्दीन खिलजी द्वारा जो पूर्व के तुर्क प्रभावशाली वर्ग थे, ऊंचे ऊंचे पद पर पहले से पदासीन थे, उनको नहीं हटाया गया था। और इस युवा खिलजी वर्ग की नज़र में सुल्तान की अत्यधिक आयु के कारण भी यह सुल्तान को उस पद के योग्य नहीं समझते थे। वह चाहते थे कि कोई युवा खिलजी शासक बने जो कि शासन प्रशासन का कार्य सही ढंग से संचालित करे। इस कारण से प्रभावशाली खिलजी वर्ग और युवा खिलजी वर्ग ने अलाउद्दीन खिलजी को सत्ता ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। और अलाउद्दीन खिलजी भी तत्कालीन स्थिति का फायदा उठाना चाहा और उन्होंने सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। और इस षड्यंत्र में उनकी मदद उनका भाई उलुग खां, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था, उनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को मदद मिली। और उलुग खां ने जलालुद्दीन खिलजी को काड़ा मणिपुर जाकर अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने का परामर्श दिया। सुल्तान नदी के मार्ग से काड़ा मणिपुर पहुंचे और इधर दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ पहले से ही नदी के तट पर उपस्थित थे। जैसे ही सुल्तान नाव से उतरकर अलाउद्दीन खिलजी की तरफ गले मिलने के लिए आगे बढ़ा तो अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर ही उसकी एक सेना के द्वारा सुल्तान के सिर पर वार किया गया और इस प्रकार उसका सर काट दिया गया। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उनके भतीजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बर्बरता पूर्वक करवा दी गई। और इस तरह अलाउद्दीन खिलजी का एक क्रूर और विश्वासघाती चेहरा उभरकर सामने आया। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु 1296 ईस्वी में हुई थी और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उनकी हत्या करा दी गई, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी था। इनके बचपन का नाम अली गुरसब था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसब था। और अलाउद्दीन खिलजी जब बहुत ही कम उम्र के थे, अर्थात वह अल्पायु थे, तभी उनके पिता शिहाबुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। फलतः उनका लालन पालन उनके चाचा जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा
पुत्रवत किया गया। बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री की शादी अलाउद्दीन खिलजी से करवा दी। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता ग्रहण करने के पश्चात राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अर्थात इसी सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अपना शासन प्रशासन का कार्य चलाया। तो चलिए देखते हैं कि इस सिद्धांत के अंतर्गत किन किन चीजों पर उन्होंने जोर दिया। इसमें पहला है सुल्तान पद की प्रतिष्ठा। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया। चूंकि उस समय बलबन की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी की अयोग्यता और निर्बलता के कारण सुल्तान पद की प्रतिष्ठा काफी धूमिल हो गई थी, जिसे कि पुनर्स्थापना उनके द्वारा किया गया, अर्थात उन्होंने इस प्रतिष्ठा को पुनः बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरा सिद्धांत था दैवी सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी बलबन की तरह ही दैवी सिद्धांत को मानता था, अर्थात इसके अनुसार से शासन करने का अधिकार उन्हें देवताओं से प्राप्त होता है और देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में वह शासन करते हैं। ऐसा इस सिद्धांत के अनुसार उनका मानना था। चलिए तीसरा सिद्धांत था निरंकुशता के सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक बनना चाहता था, अर्थात वह अपने शासन से सभी को अलग रखना चाहता था, अर्थात किसी के प्रभाव से वह अपना शासन प्रशासन नहीं चलाना चाहता था। वह चाहता था कि उसके शासन प्रशासन में किसी भी प्रभावशाली वर्ग का प्रभाव नहीं रहे। चौथा सिद्धांत था अमीरों का नियंत्रण। निरंकुशता के सिद्धांत के पालन में सबसे पहली बाधा थी अमीरों का प्रभाव, इसलिए उन्होंने अमीरों पर नियंत्रण किया। उस समय अमीर वर्ग जो थे वो काफी प्रभावशाली होते थे और इनका सुल्तान के शासन प्रशासन पर बहुत अधिक प्रभाव रहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इन अमीर वर्गों के प्रभाव को कम किया, उसे नियंत्रित किया और इस प्रकार उसको निर्बल बनाया गया ताकि उसका विरोध नहीं हो सके। निरंकुशता के सिद्धांत के लिए दूसरी बाधा थी उलेमा वर्ग। उलेमा वर्ग का भी उस समय शासक पर काफी अधिक प्रभाव रहता था। यह एक धार्मिक वर्ग होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा वर्ग को भी अपने शासन से दूर रखा। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को भी अपने शासन के आड़े आने नहीं दिया। यह प्रश्न कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा शासक था जिन्होंने कि अपने शासन प्रशासन चलाने के लिए धर्म को दूर रखा। तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। छठा सिद्धांत है वंशवाद की अपेक्षा। अलाउद्दीन खिलजी ने वंशवाद पर कभी जोर नहीं दिया। इसके विपरीत बलबन जो कि वंशवाद पर जोर देते थे, इसका कारण था कि बलबन एक गुलाम था और वह अन्य गुलामों से अपने आप को अलग दर्शाना चाहता था। इस कारण उनका मानना था कि वह एक कुलीन वंश से आता है और वह औरों से भिन्न है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने वंशवाद की उपेक्षा की और उन्होंने शक्ति के सिद्धांत को माना। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सातवां सिद्धांत है खलीफा का महत्व नहीं देना। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा को भी अपने शासन से दूर रखा। इससे पूर्व के सुल्तानों के द्वारा खलीफा को काफी अधिक महत्व दिया जाता था और सुल्तान के द्वारा अपनी पद की स्वीकृति उनसे प्राप्त की जाती थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा को अपने शासन से दूर रखा। उन्होंने अपने पद की स्वीकृति हेतु कभी भी खलीफा को अनुरोध पत्र
नहीं दिया और अपने आप को खलीफा का नायब सेनापति घोषित किया। 8वां सिद्धांत है सैनिकवाद। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकवाद पर काफी अधिक जोर दिया, क्योंकि उसकी सत्ता ही सैनिकवाद पर टिकी हुई थी, अर्थात सैन्य बल पर ही उन्होंने सत्ता हासिल की थी, इसलिए उसने सैनिकवाद पर बहुत अधिक जोर दिया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की गृह नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के सत्ता ग्रहण करने के 1 वर्ष के अंदर ही 4 विद्रोह हुए। यद्यपि सुल्तान ने उन चारों विद्रोहों का सफलतापूर्वक दमन कर दिया, फिर भी उन्होंने इन विद्रोहों के पीछे के कारण जानने का प्रयास किया और इसके लिए मजलिस-ए-खास में उन्होंने तत्काल एक बैठक बुलाई, जिसमें कि महत्वपूर्ण अधिकारी और उनके परामर्शदाता शामिल हुए। और इस बैठक में इस विद्रोह के पीछे के 4 कारण उभरकर सामने आए, जिसके निवारण हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने तत्काल 4 अध्यादेश जारी किए। तो चलिए अलाउद्दीन खिलजी के अध्यादेश के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। यह भी पूछा जाता है कि कौन ऐसा शासक था जिन्होंने कि अपने शासनकाल में अध्यादेश जारी किए थे। तो दोस्तों यह अलाउद्दीन खिलजी ही था जिन्होंने कि अपने शासनकाल में 4 अध्यादेश जारी किए थे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन अध्यादेश था। पहला अध्यादेश है संपत्ति का अपहरण। अलाउद्दीन खिलजी को बैठक से जानकारी मिली कि यह विद्रोह के पीछे अमीरों और सामंत वर्गों द्वारा बहुत अधिक संपत्ति संचित कर लिया जाना है। वह इस संपत्ति का उपयोग विद्रोहियों को भड़काने में करते हैं। अतः अलाउद्दीन ने संपत्ति के अपहरण का अध्यादेश लाया और इसके तहत जो अमीर और सामंत प्रभावशाली वर्ग थे, उन्हें जो मुफ्त में इनामी संपत्ति वगैरह दी गई थी, वो सारी संपत्ति उससे छीन ली गई। साथ ही उस समय उन्हें सेना रखने का अधिकार होता था, इस अधिकार से भी उसे वंचित कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दूसरा अध्यादेश था गुप्तचर विभाग का संगठन। अलाउद्दीन को यह जानकारी हुई कि विद्रोह का एक अन्य कारण है गुप्तचर विभाग की अकुशलता, जिसके कारण सुल्तान तक विद्रोह के षड्यंत्र की सूचना नहीं पहुंच पाती है। तो अलाउद्दीन ने इसके लिए नगर से लेकर गांव तक गुप्तचरों का जाल बिछा दिया, ताकि विद्रोहियों की सूचना उन्हें मिलती रहे। उनके द्वारा जो षड्यंत्र रची जाती है, इसकी सूचना सुल्तान तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तीसरा अध्यादेश था मद्यपान का निषेध। बैठक से अलाउद्दीन खिलजी को यह जानकारी हुई कि विद्रोहियों के द्वारा मदिरापान कर निर्भीक रूप से विद्रोह का षड्यंत्र रचे जाते हैं और विद्रोह किए जाते हैं। अतः उन्होंने मद्यपान को पूर्ण रूप से अध्यादेश लाकर निषेध कर दिया और उन्होंने स्वयं भी मदिरापान करना बंद कर दिया। तो चलिए दोस्तों चौथा अध्यादेश देखते हैं। चौथा अध्यादेश था सार्वजनिक उत्सवों एवं भोजों पर प्रतिबंध, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी को उस बैठक में यह भी जानकारी मिली कि विद्रोह के पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण है कि सार्वजनिक उत्सवों पर अमीर और मलिक लोग एक दूसरे से घनिष्ठता बढ़ाते हैं, एक दूसरे से उनकी नजदीकियां बढ़ती है और वह सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और विद्रोह को भड़काते हैं। इस कारण से उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक उत्सवों एवं भोजों पर प्रतिबंध लगा दिया और अब इस तरह के आयोजन के लिए, सार्वजनिक उत्सवों के आयोजन के लिए सुल्तान की अनुमति लेनी होती थी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवाद के बारे में अध्ययन करेंगे।
अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति क्या थी। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति में भी दो सिद्धांतों का अनुपालन किया। जहां एक ओर उत्तर भारत के लिए उन्होंने उत्तर भारत के विजित क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष शासन प्रशासन स्थापित किया, वहीं दक्षिण भारत के लिए उन्होंने परोक्ष शासन व्यवस्था अपनाई। अर्थात दक्षिण भारत के शासकों को पराजित कर उनसे अधीनता स्वीकार करवा ली गई और उन्हीं को वहां का शासन का भार दे दिया गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि उत्तर भारत की विजय के अंतर्गत उन्होंने किन किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया गया था। तो इनमें पहला है गुजरात। उस समय गुजरात के शासक कर्ण बघेला थे, जिसे कि पराजित किया गया और इसको अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया। दूसरा था रणथंभौर का अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पर अभियान किया गया और यहाँ के शासक उस समय हमीर देव थे। इसे पराजित कर इस क्षेत्र को अपने शासन में मिला लिया गया। तीसरा अभियान उनके द्वारा मेवाड़ पर किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में पूछा जाता है। यह अभियान मेवाड़ पर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अभियान किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान के द्वारा यह अभियान पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए किया गया था। पद्मिनी जो कि मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी थी, इनके रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुल्तान ने सुना था और वह उसके प्रति काफी आसक्त हो गया। यही कारण है कि सुल्तान ने मेवाड़ के अभियान में स्वयं इस अभियान का नेतृत्व किया और लगभग 5 महीने तक मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ के किले में उन्होंने घेरा डाले रखा और राजपूत सेनाओं ने काफी वीरता पूर्वक सुल्तान का सामना किया, किंतु अंत में वह पराजित हो गया। राणा रतन सिंह और उसके वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारे गए, लेकिन सुल्तान के मेवाड़ पहुंचने से पहले ही राजपूत स्त्रियों ने जौहर व्रत कर लिया और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी अमीर खुसरो थे, जो लिखते हैं कि इस युद्ध में राजपूत राजाओं की वीरता से सुल्तान इतना क्षुब्ध हुआ कि उन्होंने नरसंहार का आदेश दे दिया और एक दिन में 20,000 राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया गया और बाद में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ का नाम अपने ज्येष्ठ पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा और खिज्र खां को वहां का शासक बना दिया गया। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मेवाड़ के बाद उनके द्वारा मारवाड़ और जालौर पर अधिकार कर अपने क्षेत्र में अपने शासन में के अधीन कर लिया गया। चलिए दोस्तों, अब हम अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत की विजय के बारे में अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत की अकूत संपत्ति के बारे में जानकारी थी और चूंकि उन्होंने विशाल सेना का संगठन बनाया था, उनकी सेना काफी विशाल थी और उन्हें उसे नगद वेतन देना पड़ता था। इस कारण से इस अकूत संपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से भी उन्होंने दक्षिण भारत पर अपना सैन्य अभियान किया। और यह पूछा जाता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस शासक के द्वारा दक्षिण भारत को सबसे पहले विजित किया गया था। तो वह शासक, वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जिसके द्वारा सबसे पहले दक्षिण क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया गया था। इसके अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले देवगिरी पर अपना अभियान किया और इस दक्षिण भारत के विजय अभियान का नेतृत्व उन्होंने मलिक काफूर को दिया। मलिक काफूर जो कि गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार में
उसे खरीदा गया था और वह एक हिजरा था। उसी को दक्षिण भारत अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मुख्य सेनापति नियुक्त किया गया था। मलिक काफूर के द्वारा प्रथम अभियान देवगिरी पर किया गया और वहां के शासक उस समय में रामचंद्र देव थे, जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और यहां से अकूत संपत्ति उन्हें प्राप्त हुई, जो लाकर सुल्तान को दिया गया। देवगिरी के बाद तेलंगाना पर 1308 ईस्वी में अभियान किया गया और तेलंगाना से भी बहुत संपत्ति प्राप्त हुई और इसको अपने अधीन कर लिया गया। तीसरा जो है अभियान था होयसल पर 1310 में। यहाँ के शासक को भी पराजित कर धन संपत्ति प्राप्त किया गया और उसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई गई। और चौथा अभियान था पांड्य राज पर। पांड्य राज्य के शासक को भी हराकर उसे अधीनता स्वीकार करवाई गई। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के विजय अभियान में अकूत संपत्ति प्राप्त किए और साथ ही वहां के जो राजा थे उन्हीं को शासन का नेतृत्व देते हुए उनसे अधीनता स्वीकार करवा लिए और नियमित रूप से वहां से उन्हें कर के रूप में धन संपत्ति की प्राप्ति होते रही। अलाउद्दीन खिलजी यह जानते थे कि दक्षिण का क्षेत्र जो है वो काफी दुर्गम क्षेत्र है और अगर दक्षिण के क्षेत्रों को प्रत्यक्ष प्रशासन के अंतर्गत लिया गया तो वहां शासन प्रशासन चलाना काफी कठिन है। इसी कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण क्षेत्र पर परोक्ष शासन स्थापित किया। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी निरक्षर थे, फिर भी स्थितियों को परखने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था और साथ ही एक नया धर्म स्थापित करना चाहता था। यही कारण था कि उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है सिकंदर द्वितीय। यह प्रश्न कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए इस पर आप ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सैनिक सुधार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना की नियुक्ति की और नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। दोस्तों जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य बल पर ही सत्ता हासिल की गई थी। इस कारण से उन्होंने सेना पर, सैनिक सुधार पर काफी अधिक जोर दिया। उन्होंने अस्थायी सेना की नियुक्ति की। पूर्व के शासक जो होते थे वह विद्रोह के समय सेना को अस्थायी रूप से नियुक्त कर लेते थे और बाद में उन्हें सैन्य सेवा के बदले भूमि जागीर के रूप में दी जाती थी। साथ ही विद्रोह और युद्ध के समय जो अमीर वर्ग और सामंत वर्ग होते थे उनकी सेना की भी सुल्तानों के द्वारा सहायता ली जाती थी। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं एक अस्थायी सेना की नियुक्ति की और उन्हें नगद वेतन दिया ताकि उन्हें सेना के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़े और सत्ता की संपूर्ण शक्ति उनके हाथों में केंद्रित रहे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उन्होंने हुलिया लिखने एवं घोड़ा दागने की प्रथा चलाई। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सेना की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर होती थी, इसलिए जरूरत पड़ने पर सेना स्वयं सुल्तान के सामने उपस्थित हो, इसके लिए उनकी हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की गई ताकि सेना जरूरत की स्थिति में अपने जगह पर किसी अन्य को नहीं भेज दे। अलाउद्दीन खिलजी के समय घुड़सवार सैनिक 5 लाख थे। उनके समय घुड़सवार सैनिक सेना की एक बहुत बड़ी ताकत होती थी और 5 लाख घुड़सवार सैनिक थे और वह चाहते थे कि उनकी सेना को उन्नत नस्ल के घोड़े प्राप्त हो। इस कारण से उन्होंने
घोड़ा दागने की प्रथा चलाई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा शासक था जिन्होंने की सैनिकों के हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा चलाई थी। तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में पश्चिम सीमा पर मंगोल आक्रमण काफी बढ़ गए थे। इस कारण से उन्होंने दुर्गों का निर्माण करवाया एवं जो पुराने दुर्ग थे उसकी मरम्मत करवाई और वहां सैनिकों को बहाल किया गया। साथ ही उन्हें अत्याधुनिक हथियार प्रदान किए गए ताकि मंगोलों का वह सामना कर सके। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उसके समय में सेना का संगठन दशमलव प्रणाली पर आधारित था, अर्थात उन्होंने सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित किया था। सेना की जो सबसे छोटी टुकड़ी होती थी वह 10 सैनिकों की थी, फिर 100 सैनिक, फिर 1000 सैनिक और उसके बाद 10,000 सैनिक होते थे। 10,000 सेना की टुकड़ी को तुमुन कहा जाता था। चलिए दोस्तों अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधार के बारे में अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधार के अंतर्गत उसने मिल्क, वक्फ, इनाम की भूमि को वापस ले लिया। अलाउद्दीन खिलजी ये मिल्क, वक्फ और इनाम की भूमि जो कि उस समय मुस्लिम प्रभावशाली वर्गों को दी जाती थी, उनसे यह भूमि छीन ली गई और इस भूमि पर कर लगा दिया गया। तो इस तरह से मुस्लिम प्रभावशाली वर्ग को कमजोर किया गया। उन्होंने सैनिकों से जागीरों को जब्त किया गया। सैनिकों से जागीरों को जब्त किया गया। उस समय पूर्व में सैनिकों को उनकी सैन्य सेवा के बदले जागीर प्रदान की जाती थी और अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों से जागीरों को जब्त कर लिया और अब सेना को नगद वेतन दिया जाने लगा। जहां एक और उसने मुस्लिम प्रभावशाली वर्ग को कमजोर किया, वहीं दूसरी तरफ खूत, मुकद्दम और चौधरी जो कि हिंदू राजस्व कर्मचारी होते थे और ये प्रभावशाली वर्ग थे, इनसे इनकी माफी की जमीन वापस ले ली गई और साथ ही उन्हें गांव से राजस्व वसूलने का अधिकार भी उनका छीन लिया गया। इस तरह से हिंदू वर्ग को, जो कि प्रभावशाली वर्ग थे, उसको कमजोर किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व कर उपज का आधा कर दिया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि कौन ऐसा शासक था जिसके समय में कि भू राजस्व कर सबसे अधिक बढ़ा दिया गया था। तो अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व कर उपज का आधा कर दिया गया था। इसके द्वारा 2 नवीन कर भी लगाए गए थे, घड़ी कर और चरी कर। घड़ी कर जिसे कि गृह कर के नाम से जाना जाता है और दूसरा चरी कर, इसे चराई कर के नाम से भी जानते हैं। यह दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भूमि की पैमाइश करवाई गई, अर्थात यह पहला शासक था जिन्होंने की भूमि की पैमाइश करवाई थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसानों पर राजस्व का बहुत अधिक भार नहीं पड़े, उनसे जो कर वसूला जाता था राजस्व कर का बहुत अधिक उन पर भार नहीं पड़े, इसके लिए उन्होंने भूमि की पैमाइश करवाई। खम्स जो कि लूट के धन पर लिया जाता था, खम्स में सुल्तान का हिस्सा 3/4 कर दिया। पहले यह 1/4 भाग लिया जाता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए राजस्व विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम दीवान ए मुस्तखराज विभाग था और यह राजस्व वसूली करता था, अर्थात राजस्व वसूली को नियंत्रित करता था। पहले बहुत किसानों के पास बहुत अधिक समय तक राजस्व
वसूली किए बिना पड़े रहते थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग की स्थापना की ताकि राजस्व का वसूली नियमित रूप से हो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किस शासक के द्वारा बाजार नियंत्रण की प्रणाली लागू की गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी वह शासक था जिसके द्वारा की बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी और इसके तहत वस्तुओं की मूल्य निर्धारित की गई। इसे मूल्य नियंत्रण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। वस्तुओं की मूल्य को एक निश्चित निर्धारित कर दी गई थी और अलाउद्दीन खिलजी के पूरे शासनकाल में कभी भी वस्तु की कीमत नहीं बढ़ी। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से उनके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रणाली को लागू करने के लिए 4 प्रकार के बाजार की स्थापना की थी। इसमें पहला था मंडी या अनाज का बाजार। इस बाजार में खाद्यान्न मिलता था। दूसरा बाजार था सराय अदल। इसमें कपड़ा, शक्कर, तेल, मेवा इत्यादि निर्मित पदार्थ मिलते थे। तीसरा बाजार था गुलामों, पशुओं और घोड़ों का था। इन चीज़ों अर्थात गुलामों, पशुओं और घोड़ों की कीमत उनकी गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित किया गया था। और चौथा बाजार था सामान्य बाजार, जिसमें कि शेष वस्तुएं मिलती थी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से बाजार नियंत्रण प्रणाली को उन्होंने सफलतापूर्वक लागू करवाया। उस समय उन्होंने जो व्यापारी वर्ग थे उनको उन्होंने प्रभावित किया। बाजार नियंत्रण के लिए दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना की गई थी और सभी व्यापारियों को दीवान ए रियासत के कार्यालय में पंजीयन कराना पड़ता था। बाजारों का निरीक्षण साहना नामक अधिकारी करता था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तराजू, बाट, तोल एवं गुणवत्ता की जांच के लिए बरीद नामक अधिकारी होता था। ये तराजू, बाट, तोल और गुणवत्ता की जांच करते थे। इसके अतिरिक्त बाजारों के बारे में सूचना देने के लिए गुप्तचर भी नियुक्त किए गए थे। बाजारों में गुप्तचर को मुनियोन कहा जाता था और ये गुप्तचर प्रतिदिन सुल्तान को बाजार की स्थिति के बारे में सूचना पहुंचाते थे। साहना भी प्रतिदिन सुल्तान को बाजार की स्थिति के बारे में सूचना पहुंचाते थे। उस समय यह बाजार नियंत्रण प्रणाली सही ढंग से लागू हो, इसके लिए सुल्तान ने काला बाजारी करने वालों पर कठोर दंड की व्यवस्था की थी और बाजार में वस्तुओं की निर्बाध गति से आपूर्ति होते रहे, इस पर भी सुल्तान के द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया गया था ताकि वस्तुओं की कीमत नहीं बढ़े। महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे कि सोना, चांदी, जवाहरात और कीमती वस्त्रों के लिए परवाना नवीस नामक अधिकारी से परमिट लेना पड़ता था। ये परवाना नवीस जो थे ये परमिट देने वाले अधिकारी होते थे और इससे परमिट लेने के बाद ही इन महत्वपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी की जा सकती थी। इसी प्रकार इस बाजार नियंत्रण प्रणाली को कठोरता से लागू करने के लिए उन्होंने दंड व्यवस्था भी अपनाई थी और इसके तहत कम तौलने वाले के शरीर से मांस काट लिया जाता था। ऐसी कठोर व्यवस्था थी कि यदि कोई व्यापारी कम तौलता था तो उसके शरीर से जितना वह कम तौलता था उतना मांस काट लिया जाता था। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने का मुख्य उद्देश्य था उनके द्वारा विशाल सेना
का संगठन। चूंकि सेना को नगद वेतन दिया जाने लगा था और इसके लिए उसे बहुत अधिक मात्रा में राजकोष पर भार नहीं पड़े, इस कारण से उनके द्वारा यह प्रणाली अपनाई गई थी। क्योंकि यदि वस्तुओं की कीमत बढ़ती तो उन्हें सेना को अधिक वेतन देना पड़ता और सुल्तान यह कतई नहीं चाहते थे कि उनके राजकोष पर इसका बहुत अधिक भार पड़े। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कला और साहित्य के भी प्रेमी थे। उनके समय में जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल बनवाया गया था। ये अलाई दरवाज़ा को इस्लामी कला का रत्न कहा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये बनवाया गया था और उनके दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन नामक कवियों को आश्रय प्राप्त था। ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखी गई है। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी काफ़ी अयोग्य हुए और खिलजी वंश का पतन होना प्रारंभ हो गया और इनके उत्तराधिकारी में मुबारक शाह आते हैं जो कि बहुत ही अयोग्य थे। इन्हें नग्न स्त्री और पुरुष का संगत पसंद था। बर्नी के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि वह कभी कभी राज दरबार में नंगे होकर दौड़ा करता था और स्त्रियों के वेश में आ जाता था। तो इस तरह से मुबारक शाह खिलजी एक अयोग्य शासक था और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद यह गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक चला। फिर खुसरो शाह आए और 1320 ईस्वी में खुसरो शाह को गाजी मलिक ने उसकी हत्या कर खुसरो शाह की हत्या कर तुगलक वंश की नींव डाली। तो इस तरह अलाउद्दीन खिलजी के बाद के जो उत्तराधिकारी हुए वो काफ़ी अयोग्य और दुर्बल हुए और जिस कारण से खिलजी वंश का अंत हो गया और तुगलक वंश की शुरुआत हुई। तो दोस्तों अगले सेशन में हम तुगलक वंश के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे और इस प्रकार खिलजी वंश के बारे में हमने विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। दोस्तों अगर मेरा यह सेशन आपको पसंद आया हो तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि हो सके तो कमेंट भी करें ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं अपने सेशन में सुधार कर सकूं और आप अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोगों के द्वारा जो यह पहल किया गया है, जो प्रयास किया गया है, उससे हमारे जो अधिक से अधिक प्रतियोगी मित्र हैं वह लाभान्वित हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।